Today we are going to cover this chapter biodiversity, conservation and environmental issues. इसमें से अपना जो environmental issues वाला पार्ट है ये डिलीट हो चुका है, तो हम दो ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक बायोडाइवर्सिटी वाला और एक कंजर्वेशन वाला। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको चार चीज़ें समझनी है, ठीक है। इस चैप्टर में हमको बेसिकली चार चीज़ें समझनी है। कौन सी चार चीज़ें मैम? सबसे पहली बात कि बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी अगर लूज हो रहा है तो किस रीजन की वजह से लूज हो रहा है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी टर्म के बारे में। ये आपका मोस्ट फेमस एमसीक्यू है, आपको पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया था। तो द टर्म वाज कॉइंड यानी कि जो देता है ये टर्म, मतलब जो फर्स्ट टाइम ये टर्म इंट्रोड्यूस करता है। सो द टर्म वाज गिवन बाय वोल्टेयर रोसेन। लेकिन ये ऑप्शन आपको कभी नहीं दिया जाता एमसीक्यू में, आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने। तो बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, ये आपको याद रखना है। ये एक प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या बोला था कि हमको सबसे पहले लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझने हैं। तो तीन अलग अलग लेवल्स आपको बताए गए हैं। पहला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक एक करके तीनों टाइप के डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको किधर देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो बच्चा लोग, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, भिन्नता यानी कि वेराइटी, ओके। तो आपके घर में, आपकी खुद की फैमिली में आप आपका भाई, आपकी बहन, ठीक है, आप सबके पेरेंट्स सेम है बट आप तीनों अलग अलग दिखते हो क्योंकि आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। यानी कि आप एक ही स्पीशीज के हो, एक ही फैमिली के हो, ओके। इंट्रा मतलब क्या होता है? सेम। और स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पीशीज। तो आप एक ही स्पीशीज के हो लेकिन आप अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर हो, इसके वजह से आपके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जिसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया है हमको इधर पे, रॉवुल्फिया वोमेटोरिया का। ये पर्टिकुलर प्लांट हमको हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलता है, पोलार रीजन के हायर एल्टीट्यूड्स में, यानी कि हिमालयन रेंजेस वगैरह में, ठीक है। वहाँ पर इस प्लांट की पोटेंशियल कैपेसिटी कुछ ऐसी है कि ये केमिकल प्रोडक्ट बनाता है रेसरपीन, और ये रेसरपीन हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर यही प्लांट मैं उठा के मुंबई में लेके आ जाऊँ और इधर पे उगाने लगूँ तो उसकी ये पोटेंशियल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। हर एक प्लांट का एक सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और वो वहीं पर अपनी कैपेसिटी दिखाता है। तो वैसे ही रॉवल्फिया वोमेटोरिया के अलग अलग जो प्लांट्स हैं, सेम स्पीशीज बट अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, उनमें से कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स हायर एल्टीट्यूड्स में केपेबल होते हैं, कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स लोअर एल्टीट्यूड्स में केपेबल होते हैं। सो हायर एल्टीट्यूड में ये प्लांट आपको रेसरपीन प्रोडक्ट देता है जिससे ब्लड प्रेशर ट्रीट होता है, ओके। फिर बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी की। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या आता है? यहाँ पे तो स्पीशीज ही अलग है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस और एनिमल्स की, हम टोटली अलग स्पीशीज हो जाते हैं, करेक्ट। तो ये देखो, ये एक स्पीशीज का प्लांट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सारे के सारे सेम किंगडम प्लांटे को बिलोंग कर रहे हैं बट सबका स्पीशीज अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पीशीज। तो अलग अलग स्पीशीज की डाइवर्सिटी। अब इससे क्या होता है बेटा, जब अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहते हैं तो इसके वजह से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होगी वही सर्वाइव करेगी और वही हमको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ऐसे एनिमल्स जो कम्प्लीटली लैंड पर रहते हैं, ठीक है। देन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, देन एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, देन एरियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देन आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स जो झाड़ पे लटकते हैं, एरियल जो हवा में रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको हर एक टॉपिक में से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होता है वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मैं सबको बताती हूँ, तो प्लीज अपने साथ टेक्स्ट बुक लेकर बैठो ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ओके।
तो इसमें से एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन किया, और दूसरा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब 3 पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी आते हैं, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मतलब आपको 4 ऑप्शन देंगे, समझो इधर पे दे देंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछेंगे सिलेक्ट ऑड वन आउट। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, सिलेक्ट ऑड वन आउट। तो ऐसे में आपको पता है कि ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ये पैटर्न है, और ये आपका लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमको 3 पैटर्न्स पढ़ने हैं, एक लैटिट्यूडनल पैटर्न, एक ऑल्टीट्यूडनल पैटर्न, एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन यानी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ये हमारे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं, और जो हमारे वर्टिकल लाइन होते हैं ये हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखो आपके इक्वेटर के पास समझो 0 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका ट्रॉपिकल रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा फेवरेबल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो 23 डिग्रीज पे आपको सबसे ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। ये 2 फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वेजिटेशन दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा लोग, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इधर पे धीरे धीरे करके आपके प्लांट की और एनिमल की वेजिटेशन जो है वो कम होती जाती है, यानी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मैम, हायर अल्टीट्यूड्स में ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं सर्वाइव करते, क्योंकि यहाँ पर आपका, किधर गया पेन, हाँ, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पर आपका गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है। इस वजह से ऊपर ऊपर जाते जाते पोलार रीजन, इसको हम बोलते हैं पोलार रीजन, तो पोलार रीजन्स में हमको वेजिटेशन कम देखने को मिलता है, हमको ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल कम देखने को मिलता है। यस एवरीबडी। तो लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में हमको ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगे, एल्टीट्यूड में जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। लैटिट्यूड में ना सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते हैं, नो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे स्टेबल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हाँ, सीजन्स आते हैं, सीजन चेंज होते हैं, जैसे रेनी सीजन मतलब मॉनसून, विंटर, समर सीजन आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, इसीलिए लैटिट्यूड में ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में फटाफट देयर आर ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। अब लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? सबसे पहला तो इधर पे एक प्रोबेबल एमसीक्यू क्या है कि किसने दिया ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? तो जर्मन के नेचुरलिस्ट जो थे, जो नेचर की स्टडी करते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने हमको ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का इक्वेशन दिया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या बोला गया था, हमको एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो द एरिया, the amount of area present is directly proportional to the number of species diversity, बट इधर पे एक पॉइंट डाला गया था, बट अप टू अ सर्टन लिमिट, बट अप टू अ सर्टन लिमिट, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया है उतना ज़्यादा स्पीशीज बढ़ेगा, बट एक सर्टन लिमिट तक, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट आ जाता है, समझो पहले इस एरिया में सिर्फ 5 एनिमल्स रहते थे और इनके पास खाने पीने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज थे, तो ये लोग आराम से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके 5 से 10 हो गए, मतलब इनके बच्चे पैदा हुए या बाहर के लोग इधर आ गए, माइग्रेशन हुआ, तो अब खाने का रिसोर्सेज उतना ही है, लेकिन खाने वाले मुंह बढ़ गए, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे करके इधर पे और दूसरे स्पीशीज आ गए और एनिमल्स आ गए, तो अब धीरे धीरे करके क्या होगा, एरिया तो उतना ही है लेकिन स्पीशीज यानी ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से अब आपका स्पीशीज का पॉपुलेशन काउंट कम हो जाएगा।
और ऐसा क्यों होता है? बढ़ते हुए कंपटीशन के वजह से। जब कंपटीशन नहीं होता है तो सब खुशी खुशी खाते हैं, रहते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। बट जैसे ही कंपटीशन बढ़ने लग जाता है तो स्पीशीज का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। और जब कोई न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगे, जब कोई न्यूट्रिएंट या कोई भी कंडीशन जब कम पड़ने लगता है, लैक यानी कम पड़ना, तो उसको, उस पर्टिकुलर कंडीशन को या उस पर्टिकुलर फीचर को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? कैरिंग कैपेसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। मतलब समझो कि प्लांट्स के लिए सनलाइट कम पड़ रही है तो सनलाइट को बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। हमको जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए, पर हमारे पास पानी की कमी पड़ रही है तो पानी हमारा हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जो असेंशियल चीज़ें होती हैं, अगर वो कम पड़ने लगे तो उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के मतलब क्या होता है आपको पूछा जाता है। सो के मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। ये चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे। तो आपका पहला एमसीक्यू इस टॉपिक से क्या आ सकता है कि किसने दिया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अब आपको ये इक्वेशन में क्या दिया गया है? देखो इधर पे बेसिक ना लॉग का प्रिंसिपल लगाया है। लॉग के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा है? समझो s इज इक्वल्स टू सी ए रेस टू जेड, ये दिया है ना। तो जब हम लॉग लगाते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि समझो a रेस टू m ऐसा कुछ दिया है। तो इसमें जब आप लॉग लगाते हो तो आपका जो m है ये m आगे आ जाता है। सो m इंटू लॉग a ऐसा हो जाता है। तो जब हमने इस इक्वेशन में लॉग लगाया तो इधर लॉग आया, इधर पे लॉग आया, ठीक है। और जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं a इंटू बी, तो लॉग लगाने के बाद क्या होता है? इसका आंसर लॉग a प्लस लॉग b। तो इधर पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर पे अब ये क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। और यहाँ z जो है ये a के ऊपर था, तो यहाँ पे ये देखो जैसे m आगे आ गया वैसे ही ये z जो है वो इधर आ गया और a के आगे लॉग लग गया। सो दिस इज योर बेसिक मैथमेटिक्स लॉग का कैलकुलेशन, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है योर s is your species and your A is your area। और ये Z का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया। यानी कि हम कितना जोन, कितना डायमीटर, कितना सरकमफरेंस काउंट कर रहे हैं, दैट इज योर Z। मतलब आप एक छोटा सा लैंड काउंट कर रहे हो, या पूरा का पूरा गांव कंसिडर कर रहे हो, या पूरा जिला कंसिडर कर रहे हो, या पूरे शहर का पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो, तो दैट इज योर Z यानी योर स्पेसिफिक एरिया। तो इधर सिंपल सा यही कैलकुलेशन है कि जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ेगी वैसे वैसे आप, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ेंगे, ठीक है। और बीच में जो फैक्टर्स आते हैं वो फैक्टर्स स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक आइडियल कंडीशन है और ये एक रियल कंडीशन है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्पीशीज की ग्रोथ जो है वो आपकी स्टॉप हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जब तक कंपटीशन नहीं है तब तक स्पीशीज बढ़ते जाएगा, जैसे ही कंपटीशन आएगा स्पीशीज की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। जल्दी से मुझे कलरफुल हार्ट्स दे दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इधर पे एमसीक्यू क्या दिया गया है आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी समझाई गई है। क्या बताया गया? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमको दो हाइपोथेसिस दिया गया था, एक प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी, एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये दोनों कौन से साइंटिस्ट ने दिया वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। डेविड टिलमन ने स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस दी और पॉल एलरिक ने रिवर्ट, इधर टी आएगा, रिवर्ट, पॉल एलरिक ने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी। अब दोनों हाइपोथेसिस का मीनिंग हम समझ लेते हैं। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में हमको क्या बताया गया है कि जितना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा, सुनो ध्यान से, जितना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा हमको बायोमास मिलेगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्स बायोमास। मतलब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, समझो एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के स्पीशीज रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो जितने ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, यानी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उसके वजह से ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बायोमास मतलब क्या होता है? समझो एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। गाय जो गोबर देती है, वो गोबर से हम क्या बनाते हैं बताओ जरा मुझे?
गाय जो गोबर देती है, या कोई भी एनिमल, गाय बैल भैंस जो भी गोबर देते हैं, उस गोबर से हम क्या बनाते हैं? उस गोबर से हम काउडंग केक बनाते हैं, जिसको गांव में लोग यूज करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, करेक्ट। फिर उस गोबर से हम घर को, गांव के जो घर होते हैं, शेण जे आपण म्हणतात, उससे हम गांव का जो आंगन होता है उसको पोंछते हैं, उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्मेल होती है जिसके वजह से इंसेक्ट वगैरह घर के अंदर नहीं आते, कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते, करेक्ट। फिर बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वन एंड ओनली सोर्स है लाइटिंग का। बायोगैस से हम छोटे छोटे स्ट्रीट लैम्प्स जलाते हैं। सो ये आपका बायोमास है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास। यानी एनिमल्स का, ह्यूमंस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बायोमास बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा, हमको उतने टाइप का बायोमास मिलेगा, और जितने ज़्यादा टाइप का बायोमास मिलेगा उतना ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस वॉज प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप फास्ट। यस, ओके, वेरी गुड। अब अपना नेक्स्ट आता है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी? पॉल एलरिक ने। इस हाइपोथेसिस में हमको क्या बताया गया है? आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ जो मैं हमेशा देती हूँ, ठीक है। समझो कि आपको बोला गया है कि आप किसी पर्टिकुलर बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इधर पे प्लेन से इसको कंपेयर किया गया है, हम प्लेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस का भी ले सकते हैं। आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, या फिर हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं ना, ट्रेन में तो हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन तो ठीक है, सब लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, मैंने खुद नहीं किया है, बट ट्रेन में सब लोग ट्रैवल करते हैं। समझो ट्रेन में आपको बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर चेन जो है वो चेन खराब हो गई है, ठीक है। क्या बोला है आपको? कि ट्रेन की कोई पर्टिकुलर चेन खराब हो गई है। अब आप क्या सोचोगे कि कौन सी चेन खराब हुई होगी? हो सकता है कि शायद वो जो ब्रेक लगाने वाली चेन होती है वो खराब हो गई हो, या फिर ड्राइवर का जो लोको पायलट जो होते हैं, ट्रेन के ड्राइवर्स को लोको पायलट बोलते हैं, तो उनके उनके पर्टिकुलर कैबिनेट में कोई पर्टिकुलर बाथरूम की चेन या बैग की चेन या कुछ खराब हो गई होगी। लेकिन समझो अगर जो दो डब्बे को कनेक्ट करने वाली चेन होती है, ये जो हुक होती है, अगर ये हुक खराब हो गई या खुल गई तो क्या होगा? तो तबाही मच जाएगी। ब्रेक लगाने वाली चेन खराब हो गई तो ठीक है, लोको पायलट ट्रेन को ब्रेक लगा देगा, लेकिन ये जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी बीच की चेन अगर खराब हो गई तो हमारी धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक वैसे एरोप्लेन में आपको बोला गया है कि एरोप्लेन का कोई एक नट खुल गया है, कोई एक रिवेट ओपन हो गया है। रिवेट यानी कि नट, स्क्रू, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ठीक है ना, कोई कुर्सी का नट खुला होगा, बाथरूम की कुर्सी का खुला होगा, या किसी पैसेंजर की सीट का नट खुल गया होगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन समझो अगर वो पायलट की कुर्सी का नट हुआ, तो पायलट की कुर्सी का स्क्रू हुआ, तो तब तो हमारी वाट लग जाएगी, क्योंकि पायलट की कुर्सी हिलने लगेगी तो उसके हाथ हिलेंगे और पायलट एरोप्लेन किसी और ही डायरेक्शन में जाएगी। सो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में हमको क्या बताया गया है कि जब कोई एक स्पीशीज गायब होती है तो इकोसिस्टम में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वो स्पीशीज कौन सी है वो मैटर करता है। अगर वो स्पीशीज की स्पीशीज है तो फिर हमारी वाट लग जाएगी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि समझो अपने इकोसिस्टम में से, आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम में से व्हाइट क्रो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पैरो का पॉपुलेशन भी थ्रेटेंड हो चुका है, कम होते जा रहा है, ठीक है। बट इससे इकोसिस्टम को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इमेजिन करो कि अगर ईगल का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो स्कैवेंजर्स खत्म हो जाएंगे, फिर मरे हुए चूहे, मरे हुए एनिमल्स को कौन खाएगा? तो फिर फर्क पड़ेगा। या अगर हम बोले कि कोई पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज ही खत्म हो गया, जैसे डॉग, डॉग खत्म हो गए, तो हमारी अच्छी खासी वाट लग जाएगी, क्योंकि डॉग्स को हम सिर्फ पेट एनिमल्स के जैसे यूज नहीं करते। डॉग्स अलग अलग टाइप के होते हैं। डॉग्स हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, वॉचमैन के साथ जो डॉग होते हैं उनको हम यूज करते हैं, फिर इंस्पेक्टर्स यानी जो FBI वगैरह होती है, CID वगैरह होती है, वो लोग डॉग्स को यूज करते हैं। तो स्पीशीज कौन सी है? कोई नॉर्मल बेसिक सी स्पीशीज है और वो एक्सटिंक्ट हो गई है तो इकोसिस्टम को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है तो उससे इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यस एवरीबडी। और उसके वजह से फिर बाकी के स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। तो की स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो इसके वजह से को एक्सटिंक्शन होगा, और ये हमको बताया था पॉल एलरिक ने। सो सबको रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस समझ में आया है? यस एवरीबडी, यस यस यस, ठीक है, चलो परफेक्ट। अब अपने इसके बाद आता है, इसमें से भी आपको एक MCQ आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी का जो करंट सिनारियो है, इसका पॉपुलेशन हमको किसने बताया था? रॉबर्ट मे ने। इसका एस्टिमेशन क्या बोलते हैं? इसको
एस्टिमेटेड वैल्यू किसने दी थी हमको? रॉबर्ट मे ने। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने दी थी, लेकिन रॉबर्ट मे का ज़्यादा सेंसिबल लगा, ठीक है, कि ये हवा में नंबर्स नहीं फेंक रहे हैं, कुछ तो लॉजिकल बोल रहे हैं। तो रॉबर्ट मे का कैलकुलेशन वाज फाउंड टू बी मोर सेंसिबल। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब इसमें से क्या क्या याद रखना है मैं सब बता देती हूँ। इसमें से एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है, नंबर आपको पूछने के चांसेस कम है। आपको क्या पूछेंगे पता है? सबसे ज्यादा प्लांट्स का, सबसे ज्यादा कौन से टाइप का प्लांट का पॉपुलेशन है, तो आप लिखोगे डाइकॉट प्लांट। सबसे ज्यादा कौन से एनिमल का पॉपुलेशन है, तो आप लिखोगे इंसेक्ट। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा आएगा इंसेक्ट का और सबसे ज्यादा आएगा डाइकॉट प्लांट का। और अगर इन जनरल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा, समझो ये चार आपको ऑप्शन में दिए और इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, तो आप एनिमल सिलेक्ट करोगे। या सेकेंड पॉपुलेशन किसका है, तो प्लांट सिलेक्ट करोगे। तो आपको जो पॉपुलेशन का क्वांटिटी है बस वो याद रखना है, ठीक है। यस, दैट्स इट। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ, आज भी बोल रही हूँ। आपके चैप्टर में जितने भी रंगीन बॉक्सेस दिए हुए हैं, कलरफुल बॉक्सेस दिए हुए हैं, डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, नो द साइंटिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारे बॉक्सेस आपको पढ़ने होते हैं। अब इसमें से ही एक एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर के सीईटी एग्जाम में, लिजर्ड के बारे में। मतलब रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने महाराष्ट्र के अंबोली घाट में उनको जो छिपकली दिखी थी, उस छिपकली को उन्होंने मिस आइडेंटिफाई कर दिया। उस छिपकली को उन्होंने बोला कि इट बिलोंग्स टू हेमिडेप्टिलस ब्रूकी, जबकि वो छिपकली कोई दूसरी स्पीशीज की निकली। और वो दूसरी स्पीशीज किसने बताई हमको? डॉक्टर वराड गिरी ने। तो डॉक्टर वराड गिरी को रिस्पेक्ट देने के लिए उस स्पीशीज का नाम हमने रख दिया हेमिडेप्टिलस वराड गिरी। और पहले उसको जिस स्पीशीज में डाला गया था, बाद में पता चला कि ये स्पीशीज तो इंडिया में ही नहीं मिलती, महाराष्ट्र में कैसे मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा मिस आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? टैक्सोनॉमी। आपने 11वीं में सेकेंड चैप्टर पढ़ा था ना, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब सिखाया जाता है। तो ये टेक्स्ट, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्टिकुलर लिजर्ड का स्पीशीज डॉक्टर वराड के नाम पे रखा गया था, हेमिडेप्टिलस वराडगिरी। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, ठीक है। हमने पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। लेवल्स कौन से देखे हमने? जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। पैटर्न्स कौन से देखे हमने? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप। अब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस के 4 इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ईविल क्वार्टाट। ईविल मतलब बैड, और क्वार्टाट यानी 4 रीजंस, ठीक है। तो 4 ऐसे रीजंस जिसके वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। वो 4 रीजन कौन से हैं? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा है को एक्सटिंक्शन, और चौथा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो इधर पे पहला आपको क्या बोला गया है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जब ऑर्गेनिज्म से हम उनका घर छीन लेते हैं तो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको रहने की ही जगह नहीं है, ठीक है। या जब आप एनिमल्स को उनके ग्रुप से अलग कर देते हो तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो वो अपने ग्रुप से अलग होने के गम में वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनको आपने जुदा कर दिया, उनको आपने अलग कर दिया, तो उनके पार्टनर्स बिछड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो सदमे में चले जाते हैं। इमोशनल ट्रॉमा के वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इवन एनिमल्स हैव इमोशंस। तो ये पहला रीजन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर दूसरा रीजन क्या है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यानी इन्वेसिव स्पीशीज। समझो बाहर की कोई स्पीशीज अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में आ गई तो वो स्पीशीज वहाँ के ऑर्गेनिजम्स का खाना खा जाएगी, तो वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज है फिर उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसे कोरोना वायरस जब इंडिया में आया तो बाकी के वायरसेस की डिमांड गिर गई। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है आपके एलियन स्पीशीज इन्वेजन का, करेक्ट। फिर उसके बाद आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? किसी भी रिसोर्सेज को जब हम हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी का इतना स्मगलिंग होता है कि चंदन का जो प्लांट है, जो ट्री है, उसका पॉपुलेशन ही कम होते जा रहा है, जिसके वजह से आगे जाके हमको वो पर्टिकुलर वुड मिलेगी नहीं, सोने के दाम पे मिलेगी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है कि कोई एक स्पीशीज की वजह से दूसरी स्पीशीज गायब हो गई, ठीक है। अब इधर पे ये वाला डू यू नो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आया था लास्ट ईयर आपके सीईटी एग्जाम में। इस बॉक्स में क्या दिया गया है हमको?
एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम मालढोक बोलते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। पहले ये बर्ड महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, लेकिन 2018 से इसका लास्ट बर्ड जो था वो भी खत्म हो गया। मतलब हम इतने नालायक लोग हैं कि हम अपने इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाने के पीछे पड़े हुए हैं। अभी अभी जो न्यू मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि आर्य कॉलोनी में कार शेड बनाना है। अब क्या सेंस बनता है इसमें, आई डोंट अंडरस्टैंड कि झाड़ों को काट के तुम कौन सा कार शेड बनाओगे। इतना क्या जरूरी है तुम्हारे गाड़ी को छत मिलना कि तुम झाड़ उखाड़ रहे हो। ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ी पड़ी है और बची कुची कसर हमारे मिनिस्टर्स पूरी कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, आई एम अगेंस्ट दोज पीपल हु स्पॉइल द नेचर। मतलब कोई पौधा अगर आप उखाड़ रहे हो ना, इट्स स्टिल अंडरस्टैंडेबल कि अभी 10 दिन पहले ही वो पौधा लगाया था इसीलिए उसको उखाड़ दिया और उधर पे कुछ बना दिया। बट बरसों से जो झाड़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, वो पूरा रूट से उस झाड़ को उखाड़ के उधर पे कुछ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन करना और नेचर को स्पॉइल करना, इसके वजह से पूरी चेन खराब हो जाती है। यानी कि जो पूरा फूड का वेब है वो खराब हो जाता है। कितने सारे ऑर्गेनिजम्स का घर छिन जाएगा, कितने सारे बर्ड्स का जो नेस्ट बनता है वो उनसे छूट जाएगा। सो एनीवेज लेट इट बी, दिस पॉलिटिक्स इज अ वेरी बैड गेम, लेट अस नॉट गो देयर। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये जो स्पीशीज है मालढोक स्पीशीज, ये महाराष्ट्र में लास्ट 2018 में देखी गई थी और उसके बाद अब ये स्पीशीज सिर्फ राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। तो ये आपके लोकल एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। और ये लोकल एक्सटिंक्शन किसके वजह से हुआ, ये लोकल एक्सटिंक्शन किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस मतलब क्या होता है, जो हम कर रहे हैं, हम उनका घर उनसे छीन लेते हैं। और हंटिंग में क्या बोला गया हमको, जब हम शिकार करते हैं एनिमल्स का, तो उसकी वजह से भी होता है। करेक्ट एवरीबडी। चलो चलो बस, अभी इधर पे पॉलिटिकल कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, तुमको भी कुछ नहीं पता है नेचर के बारे में। सो लेट्स फोकस ऑन दिस एग्जाम। सीईटी क्लियर करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, यूपीएससी करोगे, आईएएस बनोगे, तो कम से कम अच्छा डिसीजन ले पाओगे, गवारों जैसा काम नहीं करोगे। ठीक है, उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो लेट अस कम बैक एंड लेट अस फोकस ऑन स्टडीज। अभी अपने अपने सब अपने आप को तोप समझेंगे, मेरे को होना चाहिए, उसको होना चाहिए मिनिस्टर। आ जाओ पढ़ाई में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का जो एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है वो कौन सा है, नाइल पर्च एंड अफ्रीकन किकलेट फिश। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया, जब ये नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में आई तो वहाँ के जो इंडिजीनियस स्पीशीज थे, यानी कि वहाँ के जो लोकल स्पीशीज थे, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि बाहर की स्पीशीज ने आके इस स्पीशीज का खाना खा लिया। तो अब ये स्पीशीज तो भूखी मरेगी ना। यस, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज यानी बाहर का स्पीशीज जब अपने पर्टिकुलर लोकल एक्सटिंक्शन में लोकल एरिया में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना आता है को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट अपना क्या कॉन्सेप्ट आता है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग करते हो, आज मेरा दोस्त कॉलेज नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो एक साथ कॉलेज से सब बच्चे गायब हो जाते हैं। को एक्सटिंक्शन का बेस्ट एग्जांपल है मास बंक। को एक्सटिंक्शन का बेस्ट एग्जांपल है मास बंक। आज दो फ्रेंड्स लेक्चर में नहीं बैठ रहे तो हम भी नहीं बैठेंगे, जैसे कॉलेज जाने से पहले। अभी 11वीं 12वीं में तो मुझे पता नहीं, बट जब आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो ऐसा सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है। फोन लगा के फ्रेंड को पूछते हैं कि तू आ रहा है क्या, तू आ रही है क्या, अच्छा तू नहीं आ रही, ठीक है मैं भी नहीं आऊंगी, जाने दे आज बोर हो रहा है। सो एक गायब तो दूसरा भी गायब, डायरेक्ट रिलेटेड है एक दूसरे से। सो दिस इज कॉल्ड एज मास बंक यानी को एक्सटिंक्शन। एक स्पीशीज की वजह से दूसरी स्पीशीज गायब हो जाती है। ठीक है, चलो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 फास्ट। यस, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रीजन की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, फिशिंग करने की वजह से, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करने की वजह से, एग्रीकल्चर करने की वजह से, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब इधर पे देखो अपना क्या आ रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर चार्ट आपको दिया गया है कि कौन से स्पीशीज कौन से कंडीशन में आते हैं। सबसे पहला अपना आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब क्या आते हैं, जो गायब हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में दिया है इसका एग्जाम्पल, डोडो बर्ड या डायनासोर। ठीक है, दीज आर दी स्पीशीज विच हैव कंप्लीटली एक्सटिंक्टेड। दूसरा नंबर आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ये स्पीशीज खत्म होने के कगार पे है तो इसको हम जू में बंद करके रखते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब इनको हमने कैप्टिविटी में बंद करके रखा है, इनको हमने जू में बंद करके रखा है। ठीक है, यानी कि इनका हमने एक्स सिटू कंजर्वेशन किया है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, रिवर डॉल्फिन,
या टाइगर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, टाइगर्स एक्चुअली क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं? जिनका 50% स्पीशीज सिर्फ बचा है, ठीक है। इधर पे सिर्फ 30% स्पीशीज बचा है, इधर पे सिर्फ 50% स्पीशीज बचा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो महाराष्ट्र में नहीं मिलते, अभी सिर्फ गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं? जिसका मतलब 60 to 70% स्पीशीज इसके बचे हुए हैं, बट अगर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये स्पीशीज भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल हमने क्या दिया है? टाइगर। और वल्नरेबल स्पीशीज में क्या आते हैं? जिनका पॉपुलेशन बहुत फटाफट खत्म हो रहा है, इनका भी 70% स्पीशीज बचा हुआ है, ये थ्रेटेंड कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एशियाटिक ब्लैक बग, सॉरी, एशियाटिक एलिफेंट या फिर ब्लैक बक। ओके, फिर आता है आपका नियर थ्रेटेंड स्पीशीज। नियर थ्रेटेंड स्पीशीज का थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा है। ओके, इसका एग्जांपल क्या आएगा? इंडियन राइनो एंड बंगाल टाइगर। इसका एग्जांपल क्या आएगा? इंडियन राइनो एंड बंगाल टाइगर। लीस्ट कंसर्न यानी इसका बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं भी दिया तो भी चलेगा। तो इसका एग्जाम्पल आएगा येलो स्पॉटेड वुल्फ स्नेक। येलो स्पॉटेड वुल्फ स्नेक, इनका अभी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। डेटा डेफिशिएंट मतलब इस स्पीशीज के बारे में हमारे पास डेटा ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिसको हमने अभी तक काउंट ही नहीं किया है। और ये परसेंटेज कौन निकालता है? ये परसेंटेज निकालते हैं IUCN के मेंबर्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN के जो मेंबर्स होते हैं ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये लोग एक बुक बनाते हैं, जिस बुक को हम बोलते हैं रेड डेटा बुक, या उस लिस्ट को हम बोलते हैं रेड लिस्ट। यस एवरीबॉडी, चलो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, जल्दी 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 जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? अभिषेक गाढ़े, बेटा मेरा क्वालिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल का बायो सेक्शन चेक कर सकते हो, अबाउट सेक्शन जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। यस, हाँ, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? स्पीशीज आर दिस डैश स्पीशीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज अबंडेंट एट प्रेजेंट, मतलब इनका पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा है, बट अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इनडिटर्मिनेट यानी डेटा डेफिशिएंट, ये नहीं आएंगे। रेयर स्पीशीज तो खतरे में है, ठीक है, इनका ज़्यादा अबंडेंट पॉपुलेशन नहीं है, इनका सिर्फ 50% पॉपुलेशन बचा हुआ है। वल्नरेबल स्पीशीज जो है ये फिलहाल बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा वल्नरेबल स्पीशीज का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लास्ट अभी अपना आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमको क्या बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करना है, वाई। पहले हम पढ़ेंगे वाई और फिर हम पढ़ेंगे हाउ। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 4 रीजन होते हैं, सॉरी 3 रीजन होते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट। तो पहला जो रीजन है नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी इनसे होने वाले छोटे छोटे यूजेस, हमको बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या फायदा होता है। सो सबसे पहले आएगा नैरोली यूटिलिटेरियन। इनडायरेक्टली हम बायोडाइवर्सिटी यूज करते हैं फूड रिसोर्सेज के लिए, फायरवुड के लिए, फाइबर प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो दीज आर आवर नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, यानी कि कम क्वांटिटी में आने वाले यूजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या आता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, यानी बायोडाइवर्सिटी को हम ज़्यादा अमाउंट में कब यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो अगर मैं एग्जांपल दूँ ट्रीज़ का, तो अमेज़न का जो जंगल है वहाँ से 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है टोटल अर्थ का, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ हुआ। फिर अगर हम बात करें प्लांट्स की, पॉलिनेटर्स की, इन बर्ड्स और बीज की, तो ये बर्ड्स बीज बैट क्या करते हैं? पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए तो हमारे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, जिसके वजह से हमको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी बिग रीजन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन यानी यूजेस, ये बिग यूजेस है, ये स्मॉल यूजेस है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में अगर हमने जंगल वगैरह काट दिया तो आप लोग जो इतना फोटो डालते हो ना ट्रैकिंग का, इधर उधर घूमने का, कैंपिंग का, तो वो मज़ा किधर से आएगा? मतलब वो जो प्लेजर मिलता है घने जंगलों के बीच में से चल के जाना,
या ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, वो जो एस्थेटिक प्लेजर मिलता है वो प्लेजर नहीं मिलेगा। यस। एंड लास्ट कम्स अवर एथिकल रीजन। एथिकल रीजन मतलब क्या होते हैं कि भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशन और नियम कानून नाम की चीज होती है। जस्ट बिकॉज प्लांट्स बोल नहीं सकते इसीलिए हम धड़ से उनको उड़ा दें, ऐसा नहीं है। इवन प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस को ये कोई हक नहीं है कि हम प्लांट्स को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि उनका भी इस अर्थ पे रहने का उतना ही हक है जितना हमारा है। सो वी डोंट हैव एनी राइट टू रिमूव द प्लांट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। ओके, अब तो ये हमने पढ़ा वाई, हमने पहला आंसर कर दिया कि क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है। वाई का आंसर हमको मिल गया, क्यों कंजर्व करना है, उससे नैरो यूजेस होते हैं, ब्रॉड यूजेस होते हैं और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स है। अब हम देखेंगे हाउ, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब क्या होता है, आप ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सेव करते हो, नेचुरल इकोसिस्टम में ही प्रोटेक्ट करके रखते हो। जैसे कि कोई जंगल है, उस जंगल के आसपास में आपने बाउंड्री खींच दी तो वो बन जाएगा नेशनल पार्क या सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन रहेगा उसका नेचुरल इकोसिस्टम ही, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियल जू या आर्टिफिशियल ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कुछ बनाने की कोशिश करते हो, सो दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। यानी कि समझो सीड्स वगैरह स्टोर करने के लिए हम सीड बैंक बनाते हैं, या प्लांट्स जो ये होते हैं ना, अपने नर्सरीज होते हैं वहाँ पे हम सीड स्टोर करके रखते हैं, या आप कोल्ड टेम्परेचर में कोई सीड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से सीड को स्टोर करते हैं। देन सेक्रेड प्लांट्स, जैसे वट पूर्णिमा के दिन कैसे बैनियन के झाड़ की पूजा करते हैं, तो वो एक सेक्रेड प्लांट हो जाता है, यानी कि उससे हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। फिर बैनियन के प्लांट को कोई नहीं काटता क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं। सो सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड प्लांट एक एग्जाम्पल है। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, देखो 100 बात की एक बात, कैसे भी प्रोटेक्ट करो पर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब हम इन सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जो 100% एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। सो अराउंड 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन फाउंड इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें से इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। तो इंडिया के पास 3 हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ये आपको इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर बाद में किसी ने बोला ना कि मैम इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कसम से बोल रही हूँ फोन के अंदर घुस के तुमको इतना खट्टूस मारूंगी ना कि तुम्हारे सर में छेद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार बता रही हूँ। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, उसमें से इंडिया में 3 है। ओके, और एट प्रेजेंट ये कैलकुलेशन भी आपको याद रखना है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 14। नेशनल पार्क कितने हैं? 90। और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। महाराष्ट्र के पास 5 नेशनल पार्क है और 11 सेंचुरीज है। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसकी हम पूजा करते हैं, उन प्लांट्स को हम सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। हाँ, ये लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसमें से आ सकता है। किधर किधर ये सेक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं? खासी, जयंता हिल्स ऑफ मेघालय, वेस्टर्न घाट्स के महाराष्ट्र कर्नाटका, राजस्थान के अरावली और बस्तर के अरावली हिल्स में, देन मध्य प्रदेश के चंदा और सरगुजा एरियाज में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजी पार्क एंड क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चाइना, चेन्नई, चाइना बोल रहे हो, क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दिस कम्स अंडर एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, जब हम लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो अब तक तो आपको समझ ही गया होगा कि क्यों बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। यस एवरीबडी, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी खत्म तो हम भी खत्म। अंडरस्टैंडिंग? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डॉक्टर अकीरा मियावाकी, इन्होंने जापान से फॉरेस्ट की स्टडी की और इन्होंने एक हमको टेक्निक दी। इन्होंने क्या बोला, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, इन दिस टेक्निक, समझो आपने सॉइल टेस्ट किया, सॉइल टेस्ट करने के बाद आपने उस जमीन में खड्डा किया और सॉइल को आपने बायोमास से मिक्स किया। बायोमास यानी कि फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर होता है ना, खाद वगैरह, उससे आपने मिक्स किया। तो यहाँ पे आप प्लांटेशन को लेयर्स में करोगे। ठीक है, छोटे छोटे सैपलिंग्स जब उसमें से ग्रो होने लगेंगे
हम उनको नज़दीक नज़दीक ग्रो करेंगे, छोटे छोटे सैपलिंग्स को हम नज़दीक नज़दीक रखेंगे, जिसके वजह से सनलाइट सॉइल तक नहीं पहुंचेगी और सॉइल का मॉइस्चर वैसा ही रहेगा। देखो आपने इधर एक प्लांट लगाया, फिर दूसरा प्लांट तुरंत इधर लगाया, फिर तीसरा इधर, तो इसकी वजह से सनलाइट सिर्फ प्लांट तक पहुंचेगी, वो सॉइल तक नहीं पहुंचेगी। तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो वैसे के वैसे ही स्टोर हो जाएगा। और प्लांट्स जब एक दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक रहेंगे तो उनकी ग्रोथ जल्दी होगी। ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने ऑब्जर्व किया था। और इसकी वजह से आपका नेचुरल सिलेक्शन भी होगा, यानी कि जो प्लांट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव करेंगे। तो नेटिव वेराइटीज आर प्लांटेड एंड द फॉरेस्ट डेवलप्स एट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन नेचुरल वे। तो इससे आपके सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहती है और जिसके वजह से आप सेम सॉइल को 3-4 साल तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो बिना शिफ्ट इरीगेशन किए। इंडिया में ये टेक्निक बहुत सारे जगहों पर एक्सेप्ट की गई है। तो इधर पे एमसीक्यू क्या आएगा मैम? एमसीक्यू आएगा कि डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने जो ट्री प्लांटेशन की टेक्निक दी थी वो इंडिया में किधर किधर एक्सेप्ट की गई है। तो इट इज़ एक्सेप्टेड इन सिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चंद्रपुर एंड मुंबई, बेंगलुरु। आपने देखा होगा ना, ये मैंने लेक्चर्स में भी बताया था, जब हम रोड से जाते हैं जो बीच में डिवाइडर लगा होता है उधर पे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगाए रहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर अकीरा मियावाकीज टेक्निक। यस एवरीबडी, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। लास्ट टॉपिक बटा 5 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं। क्या आएगा? हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर प्रायोरिटी एरिया ऑफ। हॉटस्पॉट किधर देखने को मिलता है हमको? इन सिटू कंजर्वेशन में। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया था, इन सिटू मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोटेक्ट करना। जू वगैरह में हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या आएगा? क्लोज्ड एरिया में ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना। सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सिटू का एग्जाम्पल है। यह आपका एक्स सिटू है, ठीक है। ओके, अभी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज गिवन इन 1992, ओके। और ये एक्ट मतलब ये एक्ट दिया गया था 1992 में, बट इसको एग्जीक्यूट कब किया गया? 2002 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 3 अलग अलग 3 टायर सिस्टम बनाया गया है। 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होता है? जब भी आपको नेचर में कुछ करना है तो आपको पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो परमिशन कौन से अथॉरिटीज से लेनी पड़ती है? एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, दूसरा है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक का भी परमिशन नहीं लिया और आपने सीधा नेचर में तोड़म ताड़ी चालू कर दी तो आपके ऊपर सीधा सीधा फाइन लग सकता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो एक सेकेंड दो मुझे। यस, तो इधर पे हमको क्या दिया गया है कि आपके ये जो 3 कमिटीज़ है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एसबीबी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर फॉरेनर्स और एनी रेसिडेंशियल इंडियन टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। अगर समझो आपने इनका गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको 10 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है। तो इधर पे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? इधर पे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लाख का फाइन लग सकता है वो आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बताओ फटाफट से, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। फिर राहीबाई पोपरे के बारे में भी इधर पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि राहीबाई पोपरे ने कितने सीड्स और कितने वैरायटीज प्रोटेक्ट किए हैं। तो इन्होंने 54 क्रॉप्स एंड 116 वैरायटीज प्रोटेक्ट किए हैं। ये बीबीसी लिस्ट के टॉप 100 वुमेन 2018 के लिस्ट में भी इनका नाम आया है। शी इज अमंग 3 टॉप इंडियन वुमेन जिनका नाम इस लिस्ट में आया गया है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। इधर पे जो डेटा है वो डेटा सिर्फ आपको रिमेंबर करना है। यस, राहीबाई पोपरे इज ऑल्सो नोन एज द सीड मदर ऑफ इंडिया। यस, कम ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वेयर। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं? एनिमल्स को चरने से रोकते हैं। एक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर प्रोहिबिटेड। देखो एनिमल्स इधर पे घास फूस खा सकते हैं क्योंकि वो उनका ही एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज इज अलाउड बट प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट गिवन। प्राइवेट ओनरशिप नहीं देते हम नेशनल पार्क में। एक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर प्रोहिबिटेड ओवर हियर। आपका ग्रेजिंग भी प्रोहिबिटेड है, कटिंग ऑफ द ट्रीज इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड एंड एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट हॉटस्पॉट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है तो इसमें से कौन सा मेथड फॉलो नहीं करेंगे हम? यस, फॉरेस्ट से तोड़ तोड़ के प्रोडक्ट्स लाएंगे क्या? ग्रेजिंग को प्रोहिबिट करेंगे यानी एनिमल्स को चरने नहीं देंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज को रिस्टोर करेंगे, सेंचुरीज को मेंटेन करके रखेंगे। बट हम
फॉरेस्ट का सामान जमा नहीं करेंगे, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू वाले टॉपिक में हमको क्या बताया गया है, बेसिकली कौन से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है जिसके साथ हमको डील करना पड़ता है। तो आपको इस टॉपिक में से क्या याद रखना है, बेसिकली ये आपके ईवीएस का टॉपिक है। आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो अभी आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू याद रखना है। इस पूरे टॉपिक में से आपको क्या याद रखना है मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हर एक टाइप का पॉपुलेशन, इसके पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल, मतलब जिसके वजह से पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल, और उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया है, उस प्रिवेंशन एक्ट का ईयर आपको याद रखना है। सो पॉल्यूशन का नाम, पॉल्यूटेंट और प्रिवेंशन एक्ट कि वो हम पॉल्यूशन कब से, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट डिजाइन किया गया था। और लास्ट आपको चौथी चीज ये याद रखनी है कि आप उस पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हो, हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट पोल्यूशन। ठीक है, उसके सोल्यूशंस याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपको यहीं पे दिया गया है, सबका एक एक पोल्यूटेंट आपको देखना है। और गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रिलीज किया था 1986 में, मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हमको पता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे लंग डिजीज होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एयर पोल्यूटेंट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर दो टाइप दिया गया है, पर्टिकुलेट एंड गैशियस पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से लंग्स में वो पार्टिकल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और लंग डिजीज कॉज करते हैं। गैशियस पोल्यूटेंट्स जो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जो दूसरे केमिकल कंपोनेंट्स के साथ मिलकर और ज्यादा डेंजरस कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैशियस पोल्यूटेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगेन गैशियस पोल्यूटेंट। इसको रोकने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बट ये ऑलमोस्ट 99% पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। इसको कंडक्ट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज चाहिए, बट ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है। दूसरा आता है एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर्स। ये हम चिमनी में यूज करते हैं, मतलब ये बेसिकली एयर को क्लीन करता है, डस्ट और गैस को क्लीन करके, ट्रैप करके। ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को भी रिमूव कर सकता है। सो द एग्जॉस्ट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, और कैटालिटिक कन्वर्टर, ये बहुत सारे मोटर व्हीकल्स में लगाया जाता है ताकि जो गैस काला धुआं निकलता है ना, वो काला धुआं ना निकले, जिसके वजह से ज्यादा एयर पोल्यूशन ना हो। आप व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए पब्लिक बसेस यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स रिलीज किए थे। तो ये एक केस स्टडी है दिल्ली का। आपको यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया है ये याद रखना है। देखो, व्हाट इज भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3। बेसिकली भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये एक ऐसे रूल्स है जिनको गवर्नमेंट ने डिजाइन किया था ताकि लोग जो है वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स के लिए कौन सा पर्टिकुलर एलपीजी या जो भी सीएनजी सिलेंडर है वो कैसे यूज करे। ठीक है, सीएनजी ज्यादा एडवांटेशियस होता है बिकॉज इट इज इकोनॉमिक, इट बर्न्स एफिशिएंटली एंड इट इज अडल्ट्रेशन प्रूफ फ्यूल। ठीक है, एलपीजी ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, सीएनजी ज्यादा यूज करना चाहिए, बट लोग एलपीजी यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता आता है। ठीक है, सो 4 व्हीलर्स को कौन सा रूल अप्लाई करना है, 2 व्हीलर्स के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रधानमंत्री योजना के अकॉर्डिंग एलपीजी कनेक्शंस इंडिया के सारे गरीब घरों में बांटा जाना चाहिए। ये 2016 में बोला गया था, क्योंकि चूल्हा जलने की वजह से उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को लंग कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री योजना थी। लेकिन सब घरों में एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ ये तो अलग ही बात है, फिर उधर पे करप्शन वाला पॉइंट आ जाता है। इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी दिल्ली में 2016 में सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल पाया गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे टू कंट्रोल द पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉइज पोल्यूशन। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड अमेंडमेंट 1987 इंक्लूड्स नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। मतलब हम नॉइज को भी एज अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि नॉइज हवा में वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में फ्लो होती है, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करती है। सो बेसिकली नॉइज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, नॉइज की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। हाई साउंड लेवल यानी कि 150 डेसिबल या उससे ज्यादा का जो आवाज रहता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल बनाया है कि रात को 10 बजे के बाद किसी भी पब्लिक गैदरिंग में स्पीकर्स का यूजेज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो क्लब्स वगैरह होते हैं वहां पे भी 11 से 12 बजे तक का ही परमिशन होता है। हाँ,
फिर वो लोग ब्राइब देके आगे तक बजाते हैं, वो अलग बात है, मतलब वो अपने रिस्क पे बजाते हैं। बट पब्लिक प्लेसेस पे 10 से 11 बजे के पहले जो स्पीकर्स होते हैं वो बंद हो जाता है, और अभी बहुत सारी जगहों पर ये फॉलो होता है, मतलब नवरात्रि में, गणपति में 10-11 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, अगेन वाटर के बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, फिर ह्यूमन हाउस होल्ड एक्टिविटीज की वजह से होने वाला पोल्यूशन। तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट रिलीज किया गया था 1974 में, ताकि वाटर रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सके। डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ये एक टाइप का वाटर पोल्यूटेंट है, मतलब कि घर का पानी, घर से जो कचरा गंदा पानी आता है, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी आता है, वो सारे पानी को ट्रीट करके फिर आप अगर आप वाटर बॉडी में छोड़ोगे तो डायरेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को डेंजर नहीं पहुंचता है। फिर नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि लिविंग, जो पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए रहता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर पानी में बहुत सारे अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं तो वो सारा का सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से आपके एक्वेटिक एनिमल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि मिनरल्स डिपॉजिट होने की वजह से जो अनवांटेड एनिमल्स है उनकी ग्रोथ हो रही है, वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हायर एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और उनकी डेथ हो रही है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर, मतलब वाटर के थ्रू वो हायर एनिमल्स के पास कोई न्यूट्रिएंट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। जैसे समझो पानी में डीडीटी है, पानी के थ्रू वो जू प्लैंक्टन्स में गया, जू प्लैंक्टन के थ्रू फिश में गया, फिश से लार्ज फिश में गया, लार्ज फिश से बर्ड्स में गया, और फिर ये बर्ड्स जब ह्यूमन खाएंगे तो ह्यूमन में डीडीटी की मात्रा कितनी हो जाएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर सोर्स से कोई भी बायोलॉजिकल या कोई भी मिनरल या कोई भी केमिकल कंपोनेंट आगे आगे जाके क्वांटिटी उसकी बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या याद रखना है, यूट्रोफिकेशन का डेफिनेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है, और बायोमैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। सिर्फ ये दो डेफिनेशन याद रखने इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। थर्मल पोल्यूशन यानी पानी के टेम्परेचर चेंज की वजह से जब आपके एक्वेटिक एनिमल्स का लाइफ स्पैन चेंज हो जाता है। मेथड्स टू रिड्यूस वाटर सीवेज वाटर, एक है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, मतलब एक ऐसा पोर्टालियो यूज करो, पोर्टेबल टॉयलेट यूज करो जिसमें आपको पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े, सारा पॉटी नीचे डब्बे में स्टोर होते जाएगा, और एक बार वो पूरा का पूरा टैंक अगर भर गया, मतलब वो काफी बड़ा टैंक होता है, एक बार अगर वो टैंक भर गया तो फिर 8-9 महीने के लिए उस टैंक को बंद कर दिया जाता है, जब तक वो वेस्ट ड्राई नहीं हो जाता, फिर उसको बायोगैस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो इकोसान यानी इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट्स है, ये गुजरात, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में यूज किए जा रहे हैं। काफी एफिशिएंट टेक्निक है ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखो, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं। वाटर को रिसाइकल वगैरह भी हम कर सकते हैं, दैट इज तो ऑब्वियसली एज ओल्ड मेथड। फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो आप डंपिंग यार्ड्स में अपना कचरा स्टोर, मतलब डंप कर सकते हो, लेकिन रिसाइक्लेबल कचरा। मालूम पड़ा कि आप देखो, सबसे पहली बात तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो 3R प्रिंसिपल हमेशा याद रखो। सबसे पहले तो यूज कम करो, रिड्यूस, फिर रीयूज। अगर कोई चीज है तो उसको बार बार रीयूज कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हो गए या कोई भी मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज करो, और रीयूज करने के बाद भी उसको रिसाइकल करो। तो इस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। वेस्ट जो है वो 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल यानी जो सड़ जाएगा, जैसे घर का कचरा, खाने का कचरा। रिसाइक्लेबल जिसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो सड़ेगा नहीं, जैसे प्लास्टिक। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रो मिशन प्लास्टिक फ्री महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 2018 में प्लास्टिक का यूज बैन किया था, बट मुझे कहीं पर भी ये बैन चालू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम भी अभी भी मार्केट जाते हैं तो हमको दुकान वाले प्लास्टिक का बैग्स ऑफर करते हैं। ये बात अलग है कि मतलब हमारे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, वो लोग कपड़े का थैला लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल सी बात है, अगर आप कोई लिक्विड चीज ले रहे हो, जैसे कि सूप पार्सल लेके आ रहे हो, पानी पूरी पार्सल लेके आ रहे हो, तो वो कपड़े के बैग में कैसे लेके आओगे। तो हमको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा प्लास्टिक कम यूज करने के लिए। देखो, आप प्लास्टिक बैग मांगोगे नहीं तो दुकान वाले दूसरे सेलर से खरीदेंगे नहीं, तो अपने आप यूज कम हो जाएगा। आप बोलोगे प्लास्टिक का थैली दो, तो उनको तो प्लास्टिक का थैली खरीद के लाना पड़ेगा। जितना ज्यादा वो खरीदेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो मिशन प्लास्टिक फ्री महाराष्ट्र ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये उसके रेसिडेंट्स के हाथ में भी है, ठीक है, जो 2018 से चल रहा है। बीच बीच में बहुत ज्यादा फाइन भी ले रहे थे, लेकिन अभी फिर से वो रूल हल्का हो गया। कहीं कहीं पे चल रहा है, कहीं कहीं पे हल्का हो गया। मैं सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ।
फिर ई वेस्ट करके भी चीज़ होती है। व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि आपका खराब मोबाइल, खराब कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से रिसाइकल कर सकते हो। इनको बेसिकली लैंडफिल्स में डंप किया जाता है या तो जला दिया जाता है। मेजर पार्ट ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड बाय कंट्रीज आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को, लेकिन बाकी के जो वेस्ट है उसको डंप कर दिया जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करते हो तो उसमें से हम क्या क्या रिसाइकल करते हैं? कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, ये सब हम रिकवर कर लेते हैं और बाकी सब बर्न कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग? अगेन योर ईवीएस का टॉपिक, मैं आपको सीधी सी भाषा में बताती हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखो, सन से जो हीट आती है अपने अर्थ के अंदर, उसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। सन से जो भी हीट आती है वही हीट अर्थ के ऊपर टकरा के वापस बाहर स्पेस में चली जाती है। अभी बीच में आते हैं CO2, CH4, ये वाले गैसेस, इनको ना हीट बहुत पसंद है। तो अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर में ना CO2, CH4 गैसेस बहुत ज्यादा है। तो सन से जो हीट आती है, ये हीट जब वापस जाती है तो CO2 और CH4 उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या? CO2 और CH4 दे एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट एंड दे डू नॉट अलाउ द हीट टू गो आउट ऑफ द स्पेस, मतलब टू गो आउट ऑफ द अर्थ। तो वो हीट अंदर ही रह जाती है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है और उसके वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2, CH4 जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आपको गैसेस याद रखने हैं और ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन याद रखना है। कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा क्लाइमेटिक चेंज कौन सा देखने को मिला? एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? आपके हिमालयन स्नो कैप रीजन में जो आइस बहने लगी, मतलब मेल्ट होने लगी, उसके वजह से सुनामी फ्लड्स के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। इसको बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। और इससे पता चला कि अब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए हमारे शेवांग नोरपेल, ही इज फ्रॉम लद्दाख, सिविल इंजीनियर फ्रॉम लद्दाख, इन्होंने अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए 13 आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर्स बनाए, यानी कि जो पानी बह रहा है, मतलब जो बर्फ पिघल रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल बर्फ का पहाड़ बनाया ताकि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर और बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? इसका सिर्फ डेफिनेशन याद करके रखो, डेफिनेशन आपको आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन की। व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? आपका जब ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प अंडर द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन यानी सनलाइट, तो वो बन जाता है ओजोन। बेसिकली ओजोन हमारे अर्थ के बाहर फॉर्म हुई एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अर्थ के अंदर हार्मफुल रेज नहीं आने देती, क्योंकि हार्मफुल रे आएगी तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो हमारे अर्थ के बाहर ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट से। एग्जाम में आपको ये यूनिट पूछा जा सकता है। और ये ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ के कौन से लेयर पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर आउटसाइड द अर्थ। ठीक है। तो धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, ज्यादा से ज्यादा CFC रिलीज करने की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड होने की वजह से ओजोन के बीच में एक होल प्रोड्यूस हो रहा है जहां से आपकी यूवी लाइट यूवी रेज अंदर आ रही है, जिसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो रहा है, कैटरेक्ट की बीमारियां हो रही है, स्किन कैंसर हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी बीच में जब लॉकडाउन हुआ था ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो रोड्स पे गाड़ियां ही नहीं चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन एकदम बंद हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारा 23 to 25% ओजोन होल रिकवर हो गया। मतलब जितना डैमेज हमने पहुंचाया था वो डैमेज फिर से बैलेंस हो गया। लेकिन अभी फिर से हम एकदम से AC वगैरह यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से CFC रिलीज होगा, फिर से ओजोन होल बनेगा, फिर से यूवी रेडिएशन अंदर आएंगे। मतलब हम अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कनाडा में एक प्रोटोकॉल रिलीज किया गया था, यानी एक प्रोसीजर रिलीज किया था जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में हमको स्टेप्स बताए गए थे कि हाउ वी कैन कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मतलब हमको कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कम से कम CO2 CH4 यूज करना चाहिए जिससे ओजोन डिप्लीट ना हो। ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगी तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे काट देना। एक अंदाजा लगाया गया है कि 40% से भी ज्यादा फॉरेस्ट लूज हो चुके हैं इन ट्रॉपिकल रीजन एंड 1% फॉरेस्ट इज लूज
लॉस्ट इन टेम्परेट रीजन। अगर यही सिनारियो चलता रहा इंडिया में तो आने वाले टाइम में फॉरेस्ट बचेंगे ही नहीं और हमको एक दूसरे इंसान को खाना पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 19.4%, मतलब 20 सेंचुरी खत्म होते होते 19.4% अपना फॉरेस्ट का पॉपुलेशन कम हो गया। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में रिलीज की गई थी, उन्होंने रेकमेंड किया है कि 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स हमको रिकवर करना है, मतलब इतना बैलेंस हमको बना के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग अलग एग्रीकल्चरल मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड दिया गया स्लैश एंड बर्न कल्चर, यानी झूम कल्टीवेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक कल्टीवेशन होने के बाद हम खेत को जला देते हैं ताकि उसमें से जो एशेस निकलेंगी, जो राख निकलेगी, उससे अपना न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल हो जाएगा और फिर हम नया उसमें फील्ड ग्रो करेंगे। सबको यहाँ तक समझ में आया? पक्का? ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है? एक तो एनिमल्स से उनका घर छीन गया, हमारा हाइड्रोलिटिक और बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गया, सॉइल इरोजन हो रहा है यानी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा रेत, मतलब बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीन पैदा हो रही है, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन यानी कि नए नए प्लांट्स लगा के वापस से फॉरेस्ट वाली कंडीशन क्रिएट करना। अभी इस पर्टिकुलर पेज में से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीजें आपको याद रखनी है। एग्जांपल्स, मतलब किसने किसने रिफॉरेस्टेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो सालुमारा थिमक्का करके एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट है, ही इज फ्रॉम कर्नाटका, सॉरी शी इज फ्रॉम कर्नाटका। इनको इनके काम के लिए 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बैनियन ट्रीज और 8000 अदर ट्रीज प्लांट किए हैं। फिर मोइरंगथम लोहिया फ्रॉम मणिपुर, इन्होंने भी अपने 17 इयर्स डेडिकेट कर दिए, अपनी जॉब वगैरह छोड़ के इन्होंने पुंशीलोक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज लगाए, मतलब 300 एकड़ की लैंड को इन्होंने फिर से जिंदा बनाया, ठीक है। इन्होंने अलग अलग वैरायटी के ट्री लगाए जैसे बैम्बू, ओक, फिकस, टीक, जैकफ्रूट, मैग्नोलिया एक्सेट्रा। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 250 वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलता है हमको पुंशीलोक फॉरेस्ट में, इंक्लूडिंग 25 वैरायटीज ऑफ बैम्बू, एंड नाउ इट इज सिलेक्टेड एज होम बाय ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स टू। मतलब इस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी अब हमको देखने को मिलते हैं। ये आपको केस स्टडी दी गई है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसने किसने अपनी जान की बाजी पर खेल कर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो अमृता देवी एक एग्जाम्पल है, शी एंड हर 3 डॉटर्स, इन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। शी इज अ बिश्नोई वुमेन जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी डेथ हो गई थी। मतलब लोगों ने सीधे झाड़ के साथ साथ इनको भी उड़ा दिया था क्योंकि इन्होंने झाड़ के आजू बाजू में खुद को बांध लिया था कि अगर तुमको ये झाड़ काटना है तो हमको भी काटना पड़ेगा। चिपकू मूवमेंट याद है सबको, हिस्ट्री में पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल है ये। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, इनके नाम पे एक पूरा अवार्ड रिलीज किया गया जो जहां पर आपको बताया जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ environment and what is the importance of protection of forest। 1980 में realizing the significance of participation of global communities, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक पूरा नया का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें लोकल कम्युनिटीज जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है अपने फॉरेस्ट को मैनेज करने की और प्रोटेक्ट करने की, और साथ ही साथ फॉरेस्ट का इतना ध्यान रखने के लिए कम्युनिटीज को अलग अलग फायदा होता है, जैसे कि उनको फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन, ये सब वो फॉरेस्ट में से यूज कर सकते हैं, हाँ, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर परमिशन, ठीक है। देखो ये आपके अलग अलग पूरे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का कंक्लूजन है। सबसे पहले हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1 2 3, फिर हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर हमने पढ़ा लॉस, और फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लास्ट में मिशन हरित महाराष्ट्र में हमको क्या बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा प्लानिंग था कि 2020 में हमारे पूरे कंट्री में करोड्स ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट ने एक ऐप डिज़ाइन किया था, माई प्लांट्स, पता करने के लिए कि कौन से एरिया में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। और एक टोल फ्री नंबर भी डिज़ाइन किया गया था, a 24-hour टोल फ्री नंबर 1926 कॉल्ड हेलो फॉरेस्ट हैज़ बीन सेटअप, जहाँ पे भी आपका झाड़ वगैरह काटा जाएगा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि इधर पे इलीगल कटिंग हो रही है। तो ये आपका ट्री प्लांटेशन का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कोई बैलेंस नहीं लगता इसके लिए, जैसे 100 पुलिस को कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं लगता। और ऐप भी बनाया गया है क्योंकि आजकल के बच्चे इतने टेक सेवी हैं, ऐप 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 करते रहते हैं, तो ऐप भी बनाया गया है जहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो कि कौन से एरिया में कितने सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं, ठीक है। हालांकि इतना सारा अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है, बट प्लानिंग करना गवर्नमेंट का काम है, बाकी एग्जीक्यूट करना नहीं करना ये अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो 33 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट करने थे, बट ये अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ये प्लान लॉन्च किया गया था आनंदवन वरोरा में, बट इट इज स्टिल नॉट अचीव्ड ड्यू टू सम लॉकडाउन रीजंस एंड पॉलिटिकल रीजंस। ओके, हाँ, गवर्नमेंट ने जापानीज मियावाकी का मेथड एक्सेप्ट किया। कौन से पर्टिकुलर एरिया में ये एक्सेप्ट किया गया है? बीड, हिंगोली, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो लोग जलगांव, औरंगाबाद में रहते हैं वो लोग जाके चेक कर सकते हैं, मतलब उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या उनके पर्टिकुलर रोड्स पे, डिवाइडर्स पे, फार्मिंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स पे आपको देखने को मिलेगा कि मियावाकी का प्लांटेशन टेक्निक एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के आने वाले सारे अपडेट्स के लिए प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान लैब एपी, और एनसीईआरटी की अपडेट्स के लिए आप हमारा एनसीईआरटी वाला चैनल ज्वाइन करके रख सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई रियली होप एंड प्रे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। सो गो फॉर इट, गुड लक, यू हैव ऑल आवर बेस्ट विशेज एंड माई ब्लेसिंग। सो बाय बाय एवरीबडी, सी यू सून। MST CET के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा या नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आपको डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे। और MST CET के लेक्चर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाले, पहले अपने बोर्ड्स अच्छे से खत्म कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।